दिलीप सुदेश से बोलता है, ठीक है, फिर आज रात ही उस यक्षिणी को कैद करते हैं। बड़ी आई थी अमावस्या को शिकार करने वाली, पर उससे पहले ही हम उसको कैद कर देंगे। सुदेश दिलीप की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ जीजा जी, आज रात ही उस यक्षिणी का खेल खत्म हो जाएगा। सुदेश और दिलीप आपस में बातें ही कर रहे थे कि दरवाजे के पास से बल्लू काका की आवाज सुनाई देती है, मालिक क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बल्लू काका की आवाज सुनकर दिलीप धीरे से सुदेश से कहता है, ये बॉटल जल्दी से बैग के अंदर रख ले, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आज रात हम क्या करने वाले हैं। सुदेश वो बॉटल अपने काले बैग में वापस से रखते हुए कहता है, जी जीजा जी। बल्लू काका की फिर से आवाज सुनाई देती है, मालिक क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? दिलीप बड़बड़ाते हुए कहता है, इस बल्लू काका को भी सब्र नहीं होता थोड़ी देर। दिलीप गुस्से से बोलता है, जा सुदेश, जरा दरवाजा तो खोल, देखो तो ये बल्लू काका क्यों परेशान कर रहा है जब से। सुदेश अपनी जगह से उठता है और दरवाजा खोल देता है। बल्लू काका कुछ कहते उससे पहले ही दिलीप उस पर चिढ़ते हुए कहता है, क्या है बल्लू काका, थोड़ी देर इंतजार नहीं होता क्या आपसे? आपको पता है ना मैं हर कभी दरवाजा बंद नहीं करता, जब बहुत जरूरी होता है तभी बंद करता हूँ, और आप हैं कि परेशान करने आ गए। बल्लू काका अपनी गलती महसूस करते हुए हिचकिचाते हुए कहते हैं, माफ करना मालिक, गलती हो गई, पर क्या करूं, ये काम भी बहुत जरूरी था, वरना आपको तो पता ही है मैं बेवजह आपको परेशान नहीं करता। दिलीप बेकार सा मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ हाँ पता है मुझे, आप ये बताइए कि क्या जरूरी काम था। बल्लू काका जवाब देते हैं, मालिक आप भूल गए, आज गांव में मीटिंग बैठी है वांगला के त्योहार के लिए। उस पर ही तो फैसला लेना है कि इस साल वांगला का त्योहार मनाना है या नहीं मनाना है। आपके बिना मीटिंग थोड़ी ना शुरू होगी। आखिर आपको ही तो फैसला लेना है। गांव के सभी लोग जमा हो गए हैं, बस आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। जितनी जल्दी इस बात पर फैसला होगा उतनी जल्दी तैयारियां भी तो शुरू होंगी ना। हाँ बल्लू काका, इस यक्षिणी के चक्कर में तो मैं भूल ही गया था कि वांगला त्योहार आ रहा है, उस पर फैसला लेना है, चलिए चलते हैं। इतना कहकर सुदेश जिस कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था उस पर से उठ जाता है। सुदेश दिलीप से कहता है, मैं भी चलता हूँ आपके साथ जीजा जी। दिलीप सुदेश को मना करते हुए कहता है, नहीं सुदेश, तू लंबे सफर से आया है, आराम कर, और रात को उस काम को भी अंजाम देना है। सुन ले, सारा सामान ले आना जो जो उन्होंने बताया था। हाँ जीजा जी, मैं मेहंदी पथार जाकर ले आऊंगा। बल्लू काका सुदेश और दिलीप को बड़े ही आश्चर्य के साथ घूर रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सुदेश और दिलीप किस सिलसिले में बातें कर रहे थे। वो तो ये बात सुनकर परेशान थे कि सुदेश को कुछ सामान लेने मेहंदी पथार जाना है और वो उसे भेजने की जगह खुद जा रहे थे। बल्लू काका के मन में आता तो है कि वो पूछे कि किस बारे में बातें कर रहे हैं, पर नौकर होने की वजह से वो उन दोनों के सामने अपना मुंह नहीं खोल पाते हैं। दिलीप बल्लू काका से बोलता है, बल्लू काका अब यहीं पर खड़े रहना है या मीटिंग में भी चलना है? हाँ चलिए मालिक। दिलीप और बल्लू काका मीटिंग में जाने के लिए निकल जाते हैं, जो रौंग का मुचा गांव के एक मैदान में होने वाली थी। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर युग और उसके दोस्त अभी तक सो रहे थे। युग सो ही रहा था कि तभी उसकी नींद खुल जाती है। जब वो अपने मोबाइल में वक्त देखता है तो उसे पता चलता है कि 9 बज गए थे। कछुआ नींद में हड़बड़ाते हुए कहता है, इसमें कौन सी नई बात है युग, वो तो रोज ही बजते हैं। कितना अच्छा सपना देख रहा था मैं मेरी वर्चू के गले में माला पहनाने ही वाला था कि तूने उठा दिया। युग के उठाने पर कायर भी उठ जाता है और वो उठते से ही कछुए के मजे लेते हुए कहता है, तेरी वर्चू तेरे गले में माला पहनाने वाली थी या तेरे हाथों में हथकड़ियां? हाँ कायर की बात सुनकर अभिमन्यु भी हंसते हुए उठ जाता है। अभिमन्यु अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, यार ये मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है। युग झट से जवाब देता है, अब रात में फट्टे से पिएगा तो सुबह सिर तो दर्द करेगा ही ना। अभिमन्यु अपनी गलती महसूस करते हुए कहता है, हाँ यार कल रात कुछ ज्यादा ही हो गई थी। कायर अपना पेट पकड़ते हुए कहता है, यार मुझे ना भूख लग रही है, कल रात पीने के चक्कर में खाना ही नहीं खा पाया था। सोचा था पीने के बाद खाना खा लेंगे, पर पी इतनी ली कि खाना ही भूल गए। कोई कुछ कहता उससे पहले ही कछुआ बोल पड़ता है, अब भी झूठे कितना झूठ बोलता है, भूल गया कल रात दारू के साथ चखने में गर्मा गर्म भजिए तो भी तो खाए थे पेट भर के। तू बोल भी तो रहा था उन भजियों का स्वाद बिंदु के भजियों से लाख गुना अच्छा है। बिंदु क्या समझेगी तेरा प्यार और भजिए का स्वाद। कछुआ अपनी बात को आगे जारी रखते हुए हंसते हुए कहता है, हाँ सीधे बोलना कि तुझे बिंदु से मिलने जाना है, क्योंकि कल रात को तेरी हरकत के लिए वो तुझसे नाराज है। हाँ नाराज तो होगी, सारी गलती तेरी तो है। बता नहीं सकता था क्या कि बिंदु पीछे खड़ी है और वो सारी बातें सुन रही है? यार बताया तो था, पर तू मेरी सुन कहाँ रहा था। तू तो अपने ही लगाया जा रहा था, हीरो बन रहा था। मुझे तो बड़ा मजा आया जब तेरी सारी हेकड़ी बिंदु ने एक बार में निकाल दी। क्या तो सुनाया था यार तुझे, मुझे तो अभी भी एक एक सीन और डायलॉग याद है किसी पिक्चर की तरह। कायर गुस्से से कहता है, क्या कहा तूने? तू न कछुए अपना काम देख, कम से कम मुझे ये तो पता है कि बिंदु मुझसे प्यार करती है, क्योंकि हमसे नाराज होने का हक उन्हीं को होता है जो हमसे प्यार करते हैं। मैं तेरी तरह अंधेरे में तीर तो नहीं चला रहा।
तेरी तो अभी तक तेरी उस वर्चू ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं करी। याद है ना कल रात पीने के बाद कितना रो रहा था वर्चू का नाम ले लेकर। कह रहा था कोई वर्चू से बोल दो मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले, मैं उसे 1 करोड़ रुपए दूंगा। तेरी जेब में 1 फूटी कौड़ी भी है। कछुआ बात को दबाते हुए कहता है, वो तो वर्चू जी ने इसलिए मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी होगी क्योंकि वो बिजी होंगी, तेरी तरफ फ्री थोड़ी है, आखिर पुलिस वाली है वो। युग कायर और कछुए को बीच में टोकते हुए कहता है, यार बस करो तुम दोनों, ये क्या है सुबह सुबह ही झगड़ना शुरू कर दिया। तुम दोनों ना एक काम करो, जल्दी जल्दी मुंह हाथ धो लो, बिंदु की दुकान की तरफ ही चलते हैं, वहीं पर नाश्ता कर लेंगे, फिर सोचेंगे कि उस यक्षिणी का क्या करना है। अभिमन्यु बिस्तर पर से उठते हुए कहता है, सुबह हुई नहीं कि ये लग गया यक्षिणी के पीछे, रात में यामिनी की कहानी सुनाता है और दिन में यक्षिणी की। अच्छा है इसका भी। यही बड़बड़ाते हुए अभिमन्यु अपना सिगरेट का डिब्बा लेकर वॉशरूम के अंदर घुस जाता है। कायर और कछुआ अभिमन्यु की बात पर ध्यान नहीं देते हैं, वो तो एक दूसरे को गुस्से से घूरे जा रहे थे। कुछ ही देर में युग और उसके दोस्त बिंदु की दुकान जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। युग और उसके दोस्त अभी युग के कमरे से बाहर निकले ही थे कि तभी युग को दरवाजा चरमराने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उसके रूम के बगल में जो रूम नंबर 666 था वहां से आई थी। युग जहां था वहीं पर रुक जाता है। युग को रुकता हुआ देखकर अभिमन्यु, जो उससे 4-5 कदम आगे पहुंच गया था, उससे पूछता है, क्या हुआ, तू रुक क्यों गया? अभी तो बोल रहा था जल्दी बिंदु की दुकान जाएंगे और जल्दी आ जाएंगे, और अब तू है कि खुद ही देरी कर रहे हैं। युग धीरे से कहता है, यार मैंने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। कछुआ युग के कमरे के दरवाजे को देखते हुए कहता है, यार तो अच्छे से लगाना तेरे कमरे का दरवाजा। युग चिढ़ते हुए कहता है, अबे कछुए, मैं इस दरवाजे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैंने लगा दिया है, मैं बगल वाले कमरे के दरवाजे की बात कर रहा हूँ, यक्षिणी वाला कमरा। कायर गहरी घूंट गले से उतारते हुए कहता है, क्या कहा, यक्षिणी वाला कमरा? पर वो कमरा तो कल रात में अपने आप ही लॉक हो गया था ना। युग कायर के सवाल का बिना कुछ जवाब दिए ही उसके कमरे से 2-3 कदम आगे बढ़ाकर रूम नंबर 666 के पास जाकर खड़ा हो जाता है और वो देखता है कि कल रात जो दरवाजा अपने आप बंद हो गया था वो अब खुल चुका था। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था जो बार बार टकरा कर बज रहा था, जैसे कमरे के अंदर हवाएं चल रही हो। युग दरवाजे को देखते हुए कहता है, ये दरवाजा तो अपने आप खुल गया, अभिमन्यु जैसा तूने कल रात में कहा था। कायर अभिमन्यु पर शक करते हुए कहता है, तुझे कैसे पता था कि सुबह अपने आप दरवाजा खुल जाएगा? अभिमन्यु अपने शर्ट के कॉलर ऊपर करते हुए कहता है, आखिर मैं एक सर्टिफाइड पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट हूँ, तुम लोग क्या मुझे ऐसा वैसा बंदा समझते हो? मैंने बताया था ना, रात में शैतानी आत्माएं ताकतवर होती हैं और दिन में कमजोर पड़ जाती हैं। ये उसी का परिणाम है कि दरवाजा अपने आप खुल गया, क्योंकि यक्षिणी की शक्ति दिन में कमजोर पड़ गई होगी। अभिमन्यु की बात करीब करीब सभी को ठीक लगती है। युग दरवाजे को धीरे से धक्का देता है। जैसे दरवाजा खुलता है वो देखता है कि दरवाजे की दहलीज पर ही वो 5 पेज एक क्रम में जमे हुए रखे थे जो कल रात अपने आप कमरे के अंदर घुस गए थे। युग दहलीज पर रखे पन्नों को उठाने के लिए नीचे झुकने लग जाता है। तभी कछुआ डरते हुए कहता है, अरे युग क्या कर रहा है, कमरे के अंदर क्यों जा रहा है? युग कछुए की बात का कोई जवाब नहीं देता और झट से दहलीज पर जो पेपर रखे हुए थे उन्हें उठा लेता है। युग उन पन्नों को देखते हुए कहता है, ये तो वही पेज है जो कल रात यक्षिणी ने अपनी शक्ति से कमरे के अंदर खींच लिए थे। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, यदि यक्षिणी को ये पन्ने हमसे छीनने ही थे तो सुबह उसने हमें ये रिटर्न क्यों कर दिए, वो भी इतने अच्छे तरीके से जमा कर? अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देता है, वो सब बाद में सोचेंगे युग की यक्षिणी ने हमें ये पन्ने वापस क्यों किए, पहले ये पढ़ तो सही कि इसमें लिखा क्या है। कल रात 5वां पेज आधा ही पढ़ पाए थे, वहीं से पढ़ना। कायर भी अभिमन्यु की बात से सहमत होते हुए कहता है, हाँ यार पढ़ जल्दी और बता क्या लिखा है इसमें। युग पन्नों को पलटने लग जाता है और आखिर 5वां पेज निकाल लेता है जो कल उसने आधा पढ़ा था। युग पेज में वो लाइन ढूंढने लग जाता है जहां से उसने कल छोड़ा था। युग वो लाइन ढूंढते हुए कहता है, यक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है जादू की शक्ति। यक्षण लोक में यक्ष और यक्षिणी रहा करते हैं। ये वाला पैराग्राफ तो हो गया था, पढ़ के फिर इसके नीचे वाला पैराग्राफ के वर्ड मिटे हुए हैं, इनकी इंक निकल गई है। अभिमन्यु युग को बीच में ही टोकते हुए कहता है, अरे वो पढ़ना, क्या नाम लिया था तूने? हाँ याद आया, भक्षानर, यही नाम लिया था, भक्षानर से पढ़। युग पेज पढ़ते हुए कहता है, भक्षानर, इसके आगे भी मिटा हुआ है यार, मैं वो पढ़ रहा हूं जो मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है? कायर चिढ़ते हुए कहता है, हाँ ठीक है पर पढ़ तो सही। युग पढ़ना शुरू करता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार इस ब्रह्मांड में कई लोक हैं और इन सभी लोकों में अलग अलग देवी देवता रहते हैं। पृथ्वी से इन सभी लोकों की दूरी अलग अलग है। मान्यता के अनुसार पृथ्वी से नजदीक लोक में रहने वाले देवी देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि लगातार ठीक दिशा और समय पर किसी मंत्र विशेष की साधना करने पर उन तक तरंगे जल्दी पहुंचती हैं।
यही कारण है कि यक्ष यक्षिणी की साधना जल्दी पूरी होती है, क्योंकि इनके लोग पृथ्वी से सबसे नजदीक माने गए हैं। यही बात भक्षानर को पता थी और भक्षानर ने ही कामेश्वरी यक्षिणी को द्वापर युग के अंत में पृथ्वी पर बुलाया था। कायर बीच में युग को टोकते हुए कहता है, क्या कहा? कामेश्वरी यक्षिणी? अभी तक तो हम सिर्फ यक्षिणी बोल रहे थे ना। ये यक्षिणी कामेश्वरी यक्षिणी में कैसे बदल गई? ये कामेश्वरी यक्षिणी कौन है अब? युग जवाब देता है, जिस तरह हमारी पृथ्वी लोक पर कई इंसान रहते हैं ना, ठीक उसी तरह यक्षिण लोक में भी कई यक्ष और यक्षिणियां रहा करते हैं, पर उनमें 8 मुख्य थी जिनके पास कई चमत्कारिक शक्तियां थी। अभिमन्यु युग को घूरते हुए कहता है, तुझे कैसे पता ये सब? यार मैंने तुझे कल रात बताया था ना, मुझे यामिनी मिली थी, उसी ने मुझे ये बात बताई थी, और ये भी यक्षिणियों के बारे में बताया था, पर उनके बारे में मैं तुझे बाद में बताऊंगा, पहले ये पेज पढ़ने दे। इतना कहकर युग वापस से वो पेज पढ़ने लग जाता है। कामेश्वरी यक्षिणी सुंदरता की देवी है। ये चंद्रमा के समान काफी उज्ज्वलित होती है। ये देखने में बहुत ही मादक होती है। कछुआ अपना सिर खुजाते हुए कहता है, मादक होती है मतलब? कायर झट से जवाब देता है, मादक होती है मतलब नशीली होती है। जिन लड़कियों की आंखें नशीली होती हैं उन्हें मादक कहा जाता है। युग आगे पढ़ते हुए कहता है, कामेश्वरी यक्षिणी के पास इतनी शक्ति थी कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज कर सकती थी। भक्षानर ने कामेश्वरी यक्षिणी की 1 माह तक एकांत में साधना करके उन्हें पृथ्वी लोक पर बुलाया था। युग पढ़ते पढ़ते रुक जाता है। कायर युग को टोकते हुए कहता है, क्या हुआ युग? क्या हुआ? तू रुक क्यों गया? युग मायूसी के साथ जवाब देता है, यार इसके आगे कुछ नहीं लिखा, पेज खत्म हो गए। कछुआ बौखलाहट के साथ कहता है, क्या कहा? पेज खत्म हो गए? पर अभी तो हमें यक्षिणी के अभिशाप के बारे में पता ही नहीं चला। तेरे पापा ने वो नहीं लिखा क्या इसमें? युग पेजेस को देखते हुए कहता है, लिखा होगा यार, ये 5 ही तो पेज हैं। अब 5 पेज में पूरी कहानी थोड़ी लिखी जाती है। हो सकता है पापा ने यक्षिणी के अभिशाप के बारे में आगे के पेजेस में लिखा हो। कायर परेशान होते हुए कहता है, यार पर आगे के पेजेस कहाँ हैं? कल पूरी ग्रेवयार्ड कोठी छान तो मारी थी, कहाँ मिला वो ड्राफ्ट? ये पेज भी तो बिंदु ने ही ला कर दिए थे। अभिमन्यु कायर को बीच में टोकते हुए कहता है, यार हम लोग ना युग के पापा की किताब का ड्राफ्ट बिना ढूंढे ही यक्षिणी के अभिशाप का पता लगा सकते हैं। युग हड़बड़ाहट के साथ कहता है, कैसे? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।